बता देता हूँ, है ना? तो हेडिंग डालेंगे न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है? तो आजकल हम लोग इसको न्यूरल टिश्यू ही बोलते हैं, नर्वस थोड़ा-सा ओल्ड फैशन्ड हो गया, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता टर्म को। तो राइट, तो आते हैं न्यूरल टिश्यू में, है ना? जेडी सर से 3टा बच्चा છે तो न्यूरल टिश्यू, है ना? अब देखिए न्यूरल टिश्यू में न्यूरल टिश्यू, तो पहले मैं आपको डायग्राम बता करके दिखा करके थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग उसके आगे की बात करते हैं, राइट? तो पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ, है ना? फिर आगे हम लोग बात करते हैं, है ना? देखिए, न्यूरल टिश्यूज़ का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं उन्हीं को। एक मिनट रुकना, मैं डायग्राम ज़रा निकाल लूँ। देखो, न्यूरल टिश्यू हालाँकि मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊँगा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना ये नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में मैं फिर से पढ़ाऊँगा। और जैसे मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में फिर से एक बार बताऊँगा, मसल्स के बारे में कि हमारी स्केलेटल मसल्स कैसे बनी हुई होती है। देखो, यहाँ पर क्या होता है हमारा जो पूरा का पूरा नर्व सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी में सेंसरी सिस्टम की तरह फंक्शन करता है, या फिर जो कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस को ले जाने का और लाने का काम करता है, वो न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स का ये वाला जो पार्ट होता है ना? ये वाला पार्ट, तो न्यूरॉन्स को हम नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बॉडी या सोमा कहते हैं, है ना? और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड बॉडी और सोमा, बॉडी और सोमा, और इस वाले पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। बॉडी या सोमा वाला जो पार्ट होता है, तो उसका इंटरनल पार्ट न्यूक्लियस होता है और बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो सोमा होता है ना? तो जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना? आप डेंड्राइट्स में इसका जो बाकी वाला पार्ट होता है इसको पूरे के एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन तो हम 2 पार्ट में, बॉडी सोमा और दूसरा एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नर्व होती है ना? एक्सॉन का जो इंटर, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिनेटेड शीथ होती है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोटीन की बनी हुई एक शीथ है ना? तो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है। तो इस प्रोटीन की बनी हुई जो कवरिंग है, शीथ है ना? तो इसको हम प्रोटीन का कवरिंग या प्रोटीन का शीथ बोलते हैं। और एक्चुअली ये शीथ सीक्रेट करने का जो काम करता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, श्वान सेल, है ना? तो ये श्वान सेल है। तो श्वान सेल क्या काम करता है कि श्वान सेल इस शीथ को सीक्रेट करने, माइलिन एक्चुअली व्हाइट कलर की प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से जो इसका कलर होता है व्हाइट दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, ये जो आपका सोमा या बॉडी होता है, ये एक्चुअली ग्रे कलर का होता है ना? तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज ग्रे इन कलर, है ना? तो ये ग्रे कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है। तो इसके इस तरह से न्यूरॉन्स की एनाटॉमी होती है। एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो आखिरी वाला इसका पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, है ना? रूट कहते हैं। इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करते हैं, इन रूट और दूसरा डेंड्राइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे बताऊँगा जो आप साइड में नोट कर लेना। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, ये वायर की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन न्यूरॉन कभी एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो एग्जांपल के तौर पे एक ये वाला न्यूरॉन हो गया, तो ऊपर ये न्यूरॉन्स के सोमा या डॉट बॉडी हो गई और डेंड्राइट हो गया। ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये रूट वाला पार्ट हो गया, है ना?
तो ये न्यूरॉन की रूट वाला पार्ट। अब क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कहीं भी इंटरकनेक्ट नहीं होते, टच नहीं करते, थोड़ी डिस्टेंस पे रहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के, तो एक का डेंड्रॉइड और दूसरे की रूट, इनके जो मिलने का स्पेस है, इनके जो मिलने का पॉइंट है ना, ये पार्ट होता है। इस जंक्शन को हम साइनैप्स कहते हैं। ये जो जंक्शन होता है इसको हम साइनैप्स कहते हैं। इसको हम साइनैप्स कहते हैं, नैप्स है ना। तो ये पार्ट होता है, इसको हम साइनैप्स कहते हैं, राइट। तो साइनैप्स इस जंक्शन को कहा जाता है जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे में क्या केमिकल ट्रांसमिशन होता है जिससे सिग्नल का ट्रांसफर होता है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे नोट करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पर क्या होता है कि नोड ऑफ रेनवियर जो आप जिसको बोल रहे हो ना, यहाँ से क्या होता है एक्चुअली, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स के लिए ब्रांचिंग निकलती है। तो ये जो जॉइंट है इसको हम रोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस नोड ऑफ जो रेनवियर है, इस नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे भी ब्रांचेस न्यूरॉन्स के निकल सकते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, समझ आ गया सबको? चलिए Yes, sir. तो नोट करिए। न्यूरल tissues in general develops from neural tissues in general develops from ectoderm. Neural tissues in general develops from ectoderm. Next point. Their function is to conduct. Sir, can you repeat the first point? This is second point. Sir, Their first point function. repeat कर सकते हो? हाँ, sure. The neural tissue in general develop from ectoderm. In general develop from ectoderm. Next point. Their function is to conduct nerve impulses from one point to another, another. Next point. Cyton or cell body contain. तो साइटोन क्या पे है? इसी को बोलते हैं हम लोग, ये देखो, ये ना बॉडी, सोमा और मतलब सेल बॉडी, सोमा और साइटोन, इसी को साइटोन भी बोलते हैं। साइटोन और सेल बॉडी कंटेन न्यूरोप्लाज्म, फुल स्टॉप। They also contain, कंटिन्यू करेंगे इसी में, they also contain rest of the cell organelle like mitochondria. They also contain Rest of the cell organelle like mitochondria. अब देखो क्या होता है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिखाई देंगे, किसमें, मतलब न्यूरॉन्स पे दिखाई देंगे। इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। कंफर्म किसी को नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट को नहीं कि एक्चुअल में इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, मतलब साइंटिस्टों का मानना है निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं इसी पॉइंट पे, मतलब इस जंक्शन में, और वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोन या सेल बॉडी में।
इसका माना जाता है कि इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कई बारी इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है, नोट करेंगे। they contain Nissl granule, most probably their function is protein synthesis. Most probably their function is protein synthesis. Next point. So most probably Their function is protein synthesis. Cyton also contain branched structure called dendroid. Branched structure called dendroid, which receive stimulus. अब ये स्टिमुलस क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज स्टिमुलस? मेराज क्या होता है स्टिमुलस? So which helps in movement. Yeah, सर एक काइंड ऑफ मतलब कि तुम बॉडी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, एक काइंड ऑफ सिग्नल। राइट, वेरी गुड। हाँ, सही बताया आपने। देखो क्या होता है, अब एग्जैक्टली थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली समझ लेते हैं, है ना। हम लोग बायोलॉजी के एंगल से समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्टिमुलस है क्या चीज। तो अगर आप ऐसे बायोलॉजी के एंगल से पूछोगे कि सर स्टिमुलस क्या है, समझना, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। मैं आपको फिर से दोबारा आपसे पूछूंगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम जो आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो स्टिमुलस होती क्या चीज? स्टिमुलस एक तरह का नर्व इम्पल्स है, नर्व रिस्पॉन्स है ना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम वो हर चीज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव कर सकते हैं उसको हम स्टिमुलस कह सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज स्टिमुलस है या कौन सी चीज स्टिमुलस नहीं है, ये कैसे डिफाइन होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने गली में बाहर निकल करके जाते हैं और एक आदमी है जो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एक आदमी है जो उसने आपको गाली दे दी, आपने क्या किया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, यही करोगे, है ना। अभी क्या हुआ, अब दूसरा इंसिडेंस का, एक आदमी, आप अपनी गली से बाहर निकले और एक आदमी खड़ा है ना, तो और वो सबको गाली दे रहा है, उसने आपको भी गाली दी, क्या आप उसको मारोगे? वो पागल है, बोलो मारोगे उसको? दूसरे वाले को मारेंगे अपन? नहीं मारेंगे। ये मारेंगे नहीं मारेंगे बताओ? no, sir. नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो पागल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले वाले में हमारे बॉडी में रिएक्शन हुई और दूसरे वाले में हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, व्हाई? एक्चुअली क्या था कि पहला वाला हमारे लिए स्टिमुलस था और दूसरा वाला हमारे लिए स्टिमुलस नहीं था। तो फिर आखिर स्टिमुलस होता क्या है? वही इंसिडेंट तो सेम हुई, एक आदमी गाली दे रहा था, दूसरा आदमी भी गाली दे रहा था, बट एक स्टिमुलस है एक स्टिमुलस नहीं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम स्टिमुलस को ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जरूरी नहीं कि कोई चीज आपके कांटेक्ट में आए, गर्म चीज छू गई, ठंडी चीज छू गई तो वही स्टिमुलस है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो चीज आपके कांटेक्ट में आए तभी आप उसको स्टिमुलस माने। तो फिर स्टिमुलस है क्या? एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में हुआ कोई सी भी फिजिकल या केमिकल चेंज जिसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करे, उसको हम स्टिमुलस। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो, एनी काइंड ऑफ physical or chemical change, any kind of physical or chemical change against which, any kind of physical or chemical change against which our nervous system respond, against which our nervous system respond is called stimulus, is called stimulus. Our nervous system involves है। हाँ, against which our nervous system means हमारा brain, nervous system जिसके मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना, against which our nervous system respond
इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो फिर स्टिमुलस नहीं, और अगर रिस्पॉन्ड करता है तभी वो स्टिमुलस। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट आइए। साइनैप्स इज a site of junction between terminal of axon and dendroid of terminal of axon and Sir, please. dendroid. Synapse is a junction between terminal of synapse is a junction between terminal of axon and dendroid of another neuron and dendroid of another neuron. ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये था हमारा न्यूरॉन। समझ में आ गया न्यूरॉन से नर्व सेल्स क्या होती है? ठीक, सो ये हमारी जो एनिमल एनाटॉमी थी वो हमारी कंप्लीट। बताओ, अब एनिमल एनाटॉमी जो भी हमने पढ़ी उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग बताओ, किसी को कहीं पर भी कोई भी 0.1% में डाउट हो आप पूछिए। कोई डाउट नहीं है। हिबा, ऑल क्लियर? Yes, sir. चलो फिर से आप एक बार रिवाइज करिएगा। स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है तो फ्रैंकली आप फ्री हो फ्रीली Excuse me, आप। sir. हाँ जी, बताओ कौन बोल रहा है? सर, जो लास्ट पॉइंट था साइनैप्स वाला, उसमें उसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब वो किस यूज के लिए होता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि अब देखो ये छोटे छोटे वायर है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे हाथ में यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट है। तो इस पार्ट को मैंने मतलब क्या किया, मैंने इस पे पेन यहाँ पे टच किया। तो अब जब पेन टच करते हैं तो अभी क्या होता है, अब हाथ से लेकर के हमारे ब्रेन तक पूरे न्यूरॉन्स तो पड़े नहीं, एक न्यूरॉन पड़ा है, फिर एक दूसरा तार पड़ा है, तो ये तार आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये वायर जो है ना, इनके बीच में गैप्स है, तो इसको साइनैप्स कहते हैं। तो यहाँ से मान लो सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई इंपल्स टच किया, तो यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। सोडियम आयन एक्चुअली होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन, तो उनके फॉर्म में आता है यहाँ पे। अब यहाँ तक तो आयंस आ गए, और उसके बाद टच नहीं। अब क्या होगा, ये वाला एक केमिकल रिलीज करेगा जो दूसरे वाला न्यूरॉन रिसीव करेगा और आगे की तरफ जाएगा। इन केमिकल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे हालांकि उनमें, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नर्वस सिस्टम। न्यूरो ट्रांसमीटर, तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर जो इंपल्स चलती है वो चलती है चार्ज के फॉर्म में, लेकिन जहां जंक्शन वाली साइनेप्स वाला एरिया आ जाता है वहां पे क्या होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर चार्ज आयनिक ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन। अब समझ आया? यस सर। क्लियर है साची? और आप लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको नर्वस सिस्टम। ठीक है, और बताओ भाई, और किसी को डाउट? नो डाउट? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला आयंस वाला। इसमें ऐसे होता है, देखो क्या होता है कि हमारे जो नर्व, ये जो नर्व सेल है ना, इसके अंदर जो इम्पल्सेस चलती है, मतलब जो हम यूं कहें कि जो करंट चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा है, वो दो फॉर्म में चलता है, सोडियम और पोटेशियम के आयंस के। तो यहां से लेकर के नर्व इम्पल्स चली और यहां तक आई सोडियम पोटेशियम आयन के। लेकिन अब ये अगले न्यूरॉन्स को कैसे ट्रांसफर हो, क्योंकि दोनों तो टच नहीं ना, है कि नहीं? बताओ, दोनों टच में तो है नहीं, दोनों के बीच में तो गैप है। तो अब क्या होगा, पहले वाले की रूट एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करेगी जिससे कि दूसरे वाले के डेंड्रॉइड में इंपल्स ट्रांसफर हो जाए। तो इस केमिकल के मीडियम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इंपल्स ट्रांसफर होती है। ये जो केमिकल था, इस केमिकल को हमने कहा न्यूरोट्रांसमीटर, और इस पूरे जंक्शन को, इस जोड़ को हमने क्या बोला, साइनैप्स। तो साइनैप्स में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हुई, केमिकल के। क्लियर है? यस सर। तो ऊपर वाले को हमने क्या बोला, आयनिक ट्रांसमिशन, और इस वाले को क्या बोला, केमिकल ट्रांसमिशन। अभी क्लियर है?
Yes, sir. तो सबको क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? सेल बायोलॉजी, है ना? सेल बायोलॉजी में जो पहला हमारा चैप्टर है क्या है? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? ठीक है, तो हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी में। इसमें काफी सारी फैक्चुअल चीजें भी हैं। सेल का साइज क्या होता है, कितना बड़ा होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना? बैक्टीरिया सबको याद है? मोनेरा, किसी को कोई डाउट है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर? हाँ ना ना, है ना? अभी लगा कि कहीं सर पूछ डाले हैं ऐसा क्या जी? याद है ना सबको भाई प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर सेल का? यस सर। चलो ठीक, ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेल के स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इनफैक्ट आप उसको नोट भी करेंगे। हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये अभी इसी चैप्टर से कंटिन्यू होगा ना? क्या क्या? सर जो सेल का स्ट्रक्चर है, हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आई। सेल का स्ट्रक्चर है वो? सर अभी इसी चैप्टर के एंड में ही आ रहा है ना, मतलब ना ना ना, ये तो नया चैप्टर है ना, सेल बायोलॉजी। सर तो फिर सेल बायोलॉजी जो फर्स्ट टर्म में हो गई थी, और वो हम लास्ट में कर सकते हैं कि अभी हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट करें? अच्छा रुको रुको, तो मतलब सेल बायोलॉजी आपके एग्जाम में आ चुका है, आप ऐसा कहना चाहते हो? तो वो टर्म 1 में हो चुका है, और अभी टर्म 2 में वो एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वाला आ रहा है। अब अभी अच्छा, वो मतलब फाइनल्स आपकी, में भी नहीं आएगा सेल बायोलॉजी। अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके हमारा सेल मतलब बायोलॉजी आ रहा है सर। सर हाँ, मेरे में भी आ रहा है। अच्छा क्या मेरा आज क्या आपके बोल रहे थे? सर मेरे में सर सेल बायोलॉजी आ रहा है सर, पूरा चैप्टर। अच्छा ठीक सर है। बहुत सर इंपॉर्टेंट मेरे चैप्टर है में सर, भी। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दिक्कत है साची के। साची रुको, मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप एक काम करो साची, रुको होल्ड करो, मैं सर सबका मैं काम। ये वाला भी कर लूंगी, मतलब सेल बायोलॉजी के बाद अरे फिर कोई हम नहीं वो कोई वाला नहीं, भी कर सकते हैं। अरे रुको रुको, कोई नहीं कोई नहीं, मैं दोनों लोगों का काम कर देता हूँ, टेंशन नहीं लो। मेरे पास सब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप बस बताओ भर कि आपको समस्या क्या है। मैं दोनों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। साची कैन यू डू वन थिंग, तुम्हारा क्या क्या आ रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी फ्लूइड्स आ रहे हैं। बॉडी फ्लूइड, वही सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा एक्सीलरेटरी सिस्टम, है ना? यस सर। और कब कब है आपका टर्म 2? सर वो वीकली वाले हैं, वो 2 वीक्स बाद है। 2 वीक्स बाद है। सुनो अब एक काम करो, अब 2 वीक्स अगर बाद है तो आपके पास एक ही तरीका है, आप निष्कर्ष सर से डिस्कशन कर लेना, ठीक है ना? है ना? ठीक, यस। उनसे ले लेना टाइम, है ना? मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा, मैं आपको एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है ना, जो आपके स्कूल में पूछा जाएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। राइट, तो ऐसे करके वो पार्ट भी हो जाएगा, और यहाँ पे सेल बायोलॉजी करते रहो, है ना? और दूसरा क्या है कि अगर डिटेल में पढ़ना है, हालांकि लेकिन पहला चैप्टर एक्चुअली डाइजेशन है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। एक बैच हमारा होता है मंडे फ्राइडे में 4 o'clock जो बैच होगा उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट, ओके सर। है ना? लेकिन वहां पे क्या है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर तो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, हमें मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सर तो वैसे हाँ मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इससे भी कर लूंगी, बिकॉज मुझे काफी समझ आ गया बॉडी फ्लूइड्स में हाँ, बस। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करना, किसी दिन निष्कर्ष जी से आप बात कर लेना, मैं से ले लेना एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है ना? मैं आधे घंटे 1 घंटे में समझा दूंगा, ठीक है? दोनों ओके से। चलो, तो फिर सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो, चलो भाई, फिर सेल बायोलॉजी में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज लिख ली जाए, तो आप ही मुझे कुछ चीजें बताओगे, है ना? कि सेल, सो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? हु बिल्ट फर्स्ट माइक्रोस्कोप? चलो, सर रॉबर्ट ब्राउन। किसने बनाया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने। उसने तो न्यूक्लियोलस खोजा हुआ था, रॉबर्ट हुक ने बनाया, ट्राई किया था बनाने का, तब उसने सेल की खोज की। और कौन बताएगा? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और
अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किससे खोजा था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किससे खोजा था? चलो, नहीं पता। नॉलन रस्का ने खोजा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो, तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप, नोट करते हो, है ना? ये सब मेडिकल के पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ फैक्चुअल फॉर्म में, आप कुछ नहीं करना, आपको स्टार बनाना है और आप नोट करते हो, ठीक है? तो क्योंकि सेल बायोलॉजी से फैक्चुअल काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोट करेंगे। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप was built the first microscope was built in first microscope was built in 1590, बहुत पुरानी बात है भाई, 1590 by जैकेरियस जेनसन। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, जैकेरियस जेनसन। First microscope was built in 1590 by Jacarius Janssen. Next point. एक और रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? बोलो भाई। डेड सेल देखे थे शायद से। हाँ, राइट, वेरी गुड, डेड सेल देखा था, राइट मेरा, डेड सेल देखा था। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन उसने डेड सेल देखा था। लिविंग सेल, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे, लिविंग सेल देखने का क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है, नोट करो। रॉबर्ट हुक was the person who first saw the cell. Robert Hooke was the person who first saw the cell. But it was a dead cell. But it was a dead cell. And he named it celluloid. तो उसने टर्म दिया, उसने क्या टर्म दिया? He named it celluloid. He named it celluloid. Full stop. रॉबर्ट हुक, अब इसकी बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक written a book named as माइक्रोग्राफिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था, और माइक्रोग्राफिया में ही इसने डिस्क्राइब किया सेल क्या होता है। रॉबर्ट हुक written a book named माइक्रोग्राफिया। एंटोनी वॉन लीवेनहुक was the person who first observed living cell. Full stop. Next point. रॉबर्ट ब्राउन, इस बंदे ने सबसे पहले देखा कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब किसमें खोजा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया खोजा किसने, किसमें खोजा, ये पूछा हुआ है नीट का क्वेश्चन। बताओगे किसमें खोजा हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किसमें खोजा था? नोट करो, रॉबर्ट ब्राउन। हेयर सेल? ना बेटा, ऑर्किड की रूट सेल में खोजा हुआ था।
Robert Brown discovered the presence of nucleus in the cells of orchid root. In the cells of orchid root. ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या थी और किसने दिया था? वो गिवन सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन पुराना हो गया, अब तो खैर नहीं पूछा स्लाइडन जाता। एंड श्वान ने दिया था ये। वेरी गुड, स्लाइडन और श्वान ने एक साथ दिया था? सर नो सर, दो बार, दो अलग अलग। वेरी गुड, दोनों ने सेपरेटली दिया था, है ना। सो सेल थ्योरी बाद में हमने क्या किया, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला दिया और सेल थ्योरी कह दिया। सेल थ्योरी देखो देने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो दोनों को जाता है, स्लाइडन और श्वान, है ना। एक बंदा था, उसका नाम था, मैं बताता हूँ, स्लाइडन, SCHLEIDN, स्लाइडन। तो स्लाइडन ये बॉटनिस्ट है एक्चुअली, तो इसने सेल थ्योरी दी थी प्लांट, है ना, लेकिन दोनों को टाइम पीरियड एक्चुअली सेम था। दूसरा बंदा था श्वान, SCHWANN, श्वान। इस बंदे ने दिया था किसमें? एनिमल्स में। मतलब एक बॉटनिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था, है ना। तो एक ने प्लांट में दिया और दोनों को कंबाइन मिला करके हम सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे। श्वान, अ जर्मन जोलॉजिस्ट, श्वान, अ जर्मन जोलॉजिस्ट, and Sliden, a German botanist, given separately cell hypothesis. अब सेल हाइपोथेसिस क्या है? That is bodies of plant and animal, that is bodies of plant and animal are made up of cell and their product, full stop. They formulated सेल थ्योरी, इन्होंने दिया था सेल हाइपोथेसिस, फिर इन्होंने क्या मिलकर के फॉर्मुलेट किया। दे फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी as their joint paper. They formulated cell theory as their joint paper in 1839. Formulated cell theory as their joint paper in 1939. जॉइंट पेपर, रिसर्च पेपर होते ना, तो इन्होंने साथ में मिलकर के जॉइंट पेपर पब्लिश किया। तो उसके बाद क्या, जॉइंट पेपर के बाद? They formulated the cell theory as joint paper in 1839. ठीक है? यस सर। अब सेल थ्योरी के पॉइंट लिख लो, है ना। 4 पॉइंट है सेल थ्योरी के, नहीं इनफैक्ट 5 फंडामेंटल्स हैं, नोट करेंगे। There are following fundamentals of cell theory. फर्स्ट, पहला फंडामेंटल क्या है, मतलब सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? all livings are composed of
are composed of cell and their product. All livings are composed of cell and their product. Next point. Each cell is made up of a small mass of protoplasm containing each cell is made up of a small mass of protoplasm containing nucleus and plasma membrane. Next point. All cells are alike in their chemistry and physiology. Next one. Activities of cells are organism are sum total activities of organism are sum total of activities of cell. ठीक है, तो ये तो थी सेल थ्योरी जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया हुआ था, है ना? सर लास्ट पॉइंट में ये नहीं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो बताता हूँ। अगला अब नीट का क्वेश्चन नोट करके लिखो। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट है जो तुमने कहा ना मेराज, एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना? स्टेटमेंट क्या है? ये क्वेश्चन एम्स में भी आया और नीट में भी आया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा था? ये एक्चुअली साइडन स्वान ने नहीं कहा था। बताओ भाई, बता सकता है इसका स्टेटमेंट है? एक साइंटिस्ट था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार इसमें मिस्टेक की इस स्टेटमेंट में। ये एक्चुअली साइडन स्वान का स्टेटमेंट नहीं था, ये रुडोल्फ वर्चाउ ने कहा था। नोट कर लो, इसका यही मतलब होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना? नई सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है। इस बंदे का नाम था रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है? नोट कर लो पहले, omnis cellula e cellula, the statement omnis cellula e cellula, the statement was given by Rudolf Virchow. It means the new cells arise from pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cells. ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। अब
मॉडर्न सेल थ्योरी नोट कर लो। व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी? अब देखो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, कुछ पॉइंट नोट करो। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल। सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल, ठीक है, नोट करिए। द बॉडीज ऑफ लिविंग सेल, अब पॉइंट के फॉर्म में नोट करते हैं ना, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग, द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ cell and their product. The bodies of living being are made up of cell and their product. Next point. सर आप रिपीट कर सकते हैं पहले तो? हाँ बिल्कुल। Bodies of all living being, bodies of all living being made up of cell and their product. Next point. Cells are the unit of the structure. Cells are the unit of a structure. Cells are the unit of the structure of all living beings. Next point. Cells are the unit of function. Cells are the unit of function in living organism. Next point. Cell can survive independently. Cell can survive independently, but its organelle, cells can survive independently, but its organelle can't do that. But its organelle can't do that. तो देखो क्या होता है, कोई भी सेल अकेले तो रह सकती है, अमीबा की सेल हो गई, पैरामीशियम की सेल हो गई, बैक्टीरिया की सेल हो गई, लेकिन सेल के ऑर्गेनेली जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स belong to different organism. Cells belongs to different organism, are similar in structure, similar in cell belongs to different organism, are similar in structure, composition, and metabolism. Structure, composition and metabolism. Next point. Growth of organism.
growth of organism involves growth of organism involves the growth and multiplication of cell, growth and multiplication of cell. Next point, new cell arise from pre-existing cell. New cell arise from pre-existing cells. ठीक है, तो जो न्यू सेल्स बनती हैं वो हमेशा ओल्डर सेल्स उनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ओके. अब देखो, हाँ, सेल का साइज और नोट कर लीजिए. सेल का साइज क्या होता है? द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल, अरे स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. पढ़ा तो था हम लोगों ने. वो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है. स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. देयर साइज इज 0.1 to 0.5 micrometer. Their size is 0.1 to 0.5 micrometer. ठीक है, और नेक्स्ट, a unicellular eukaryotes have eukaryotes have a size of 1 to 1000 micrometer. 1 to 1000 micrometer. लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सर लॉन्गेस्ट नर्व सेल. वेरी गुड. कितनी बड़ी होती है? हमारी एक सियाटिक नर्व होती है, हमारे थाई के पास पाई जाती है. 90 सेंटीमीटर की हो सकती है किसी इंसान में. नोट करेंगे. द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल. द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल. It may be the longest cell is nerve cell. It may be up to 90 centimeter. Up to 90 centimeter in length. Next point. The largest cell is कौन सी? largest कौन सी है? सबसे बड़ी. ऑस्ट्रिच एग. हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. ऑस्ट्रिच एग, विच इज, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सेल होता है, यूनिसेलुलर है. इट इज 170 into 150 millimeter. 150 millimeter in dimension, है ना. 170 लेंथ हो गई, 150 वाइड हो गया. अब प्रोकैरियोटिक सेल का तो स्ट्रक्चर याद है ना सबको भाई? पढ़ा चुका हूं मैं. और नहीं याद तो आप बैक्टीरियल सेल देखिए, है ना. मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत डिटेल में आपको मैंने मोनेरा पढ़ाया है, और आप बैक्टीरियल सेल देखिए. तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो देख चुके. अब मैं आपके यूकैरियोटिक हेडिंग डालेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो मैं आपको पहले यूकैरियोटिक सेल, आप हालांकि 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे सेल बायोलॉजी में. तो मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कोई भी. हाँ, तो देखो प्लांट सेल का दिखा देता हूँ. प्लांट और एनिमल सेल में बहुत कम डिफरेंसेस हैं.
ऑलमोस्ट बहुत सारी मैक्सिमम चीजें सिमिलर ही हैं। कुछ चीजों का डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता चलूंगा क्या प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है। देखो, ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में कुछ ऑर्गेनेली ज्यादा ही पाए जाते हैं एनिमल सेल। देखो, तो सबसे पहले जब हम लोग आते हैं ना, तो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है सेल वॉल, है ना। तो ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के बाद ये तो ये शेप मेंटेन करने का काम आती है। अगली जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। अंदर इसके तीसरा पार्ट जो भरा हुआ है, इसको हम लोग ये दो स्टेट में, सॉल और जेल की स्टेट में पाया जाता है। जेल मतलब ज्यादा डेंसिटी होती है और सॉल की मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, कम डेंसिटी होती है। तो सॉल और जेल के स्टेट में अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बहुत दो स्टेट में पाया जाता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे होंगे, ये पाई जाती है न्यूक्लियस। ये हो गई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करती है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, है ना। और बाकी पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस तो सब सेल में पाई जाती है, कुछ में छोड़ करके, है ना। न्यूक्लियस के आउटर एनवेलप से ग्रो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमें पता है ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं और एक रफ होते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, आंगी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया 6-1 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, 7th 1। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, है ना। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये भी प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। गोल्गी ऑपरेटस प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम एनिमल्स में पाए जाते हैं, नॉर्मली प्लांट सेल में होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। पराक्सीसोम भी ऑलमोस्ट ये कहा जाए तो दोनों में फिर पाए जाते हैं। और क्या होगा, एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? लगता है कोई क्या मिसिंग है? अरे क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है? अरे सेल वॉल शायद से। सेल वॉल तो है ना, ये देखो ना। सर लाइसोसोम। हाँ वेरी गुड, लाइसोसोम मिसिंग है, मैं बना देता हूँ। कहीं पे बना देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये हो गया हमारा लाइसोसोम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज फॉर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या क्या चीजें प्लांट पे एक्स्ट्रा पाई जाती है मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती है ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल वैक्यूल की, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है ना। तो ये चीजें, बाकी मोस्ट ऑफ थिंग्स आर कॉमन। ठीक, स्टार्ट किया जाए एक एक करके, सेल वॉल से स्टार्ट किया जाए। तो पहला हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग डालिए सेल वॉल। अब एक एक करके हम लोग इसके ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, है ना। सेल के ऑर्गेनेली मतलब सेल के कंपोनेंट पढ़ेंगे। सेल कंपोनेंट मीन सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सेल वॉल। मैं डायग्राम बता रहा हूं। अब आते हैं सेल वॉल। देखो, तो किसी भी प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए प्लांट की बॉडी किसी भी एनिमल की बॉडी से ज्यादा मजबूत। यही रीजन है कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो एनिमल के कंपेरिजन में ज्यादा मजबूत। अब देखो, यहां पर आप देखेंगे कि दो सेल्स के बीच में, है ना, दो सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले मैं पहले बताना शुरू करता हूँ कि सेल वॉल क्या होती है, क्या क्या होता है, एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, आप देख पा रहे हैं
सबसे पहले है प्राइमरी सेल वॉल। क्या क्या दिखा रहा है? सेकेंडरी सेल वॉल, देखो ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज प्राइमरी सेल। अब क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या है, आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल को सीक्रेट करने का काम कौन करता है? देखो ये आपकी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ये मैच्योर हो जाता है ना, जब कोई सेल वॉल मैच्योर हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेकेंडरी सेल वॉल को सीक्रेट करने का काम करती है, जिससे कि इसमें दो सेल वॉल हो जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आप उधर वाले भी एक सेल वॉल और इधर वाले भी एक सेल वॉल, दोनों सेल वॉल के बीच में एक, ये आप देख पा रहे हैं ये एक डिवाइड है, इस पार्ट, ये जो डिवाइड है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। तो देखो जो मिडिल लैमेला होता है ये क्या करता है, दो सेल वॉल के बीच को सीमेंट करने का काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल, दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है, इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। मिडिल लैमेला किस चीज से मिलकर बना होता है? मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से, प्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट क्लियर है भाई यहां तक भाई लोगों? ठीक है, अरे कुछ तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। समझ आया सेल वॉल क्या चीज होती है? यस सर। आप देखो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होती है ना, सेकेंडरी सेलुलोज कुछ कंपोनेंट हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो एक एक करके मैं चीजें लिखाता हूं, आप इसको नोट कीजिए, नोट करिए। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, it is the outermost protective layer which is, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट, which is सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, it may be 1 to 0.12, it may be 0.1 to 10 micrometer thick, it may be 0.1 to 10 micrometer thick। अगला पॉइंट जो मैं बोलूंगा उसको अंडरलाइन करके लिखना। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर secretion of cell, extra cellular secretion of cell। Next point, it is non-living तो है, it is metabolically active, ये भी अंडरलाइन करेंगे, it is metabolically active and capable of growth, it is metabolically active and capable of growth। Next point, it protects cell against mechanical injury, comma, it protects cell against mechanical injury, comma, provide rigidity and shape, provide rigidity and shape। Next point,
cell wall can have three parts: middle lamella. Cell wall can have three parts: middle lamella, comma, primary cell wall, and secondary cell wall. Middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. अच्छा, आप कोई मुझे क्वेश्चन बताना कि नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी रॉ फ्रूट होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, टाइट होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। गुआवा को ही ले लो, बनाना ही ले लो, लेकिन जब वो राइप हो जाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब परमिसिबल हो जाते हैं, मतलब सेल वॉल अलाउ करते हैं, क्या क्या सेल वॉल? मतलब वाटर एक्सचेंज या फिर वो परमिसिबल हो जाते हैं ना। ओके, और कोई बताएगा? एक्चुअली क्या होता है कि जो रॉ, ये तो नॉर्मल जो हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे हैं, ये इंटैक्ट सेल वॉल ऐसी पाई जाती है। जो राइपन फ्रूट होते हैं उनका मिडिल लेवला डिसॉल्व हो जाता है राइपन फ्रूट में, इसीलिए फ्रूट राइपनिंग के बाद में सॉफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लेवला। दैट इज द रीजन। ठीक है, जैसे गुआवा बहुत हार्ड होता है, जब वो पका तो उसका मिडिल लेवला डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पैलिएबल हो जाता है या सॉफ्ट हो जाता है। नोट करो, मिडिल लेवला is thin and amorphous, thin and amorphous. Cementing layer, middle lamella is thin and amorphous, cementing layer between two adjacent cell, cementing layer between two adjacent cell, full stop. It is made up of calcium pectate, calcium, sorry, it is made up of calcium and magnesium pectate, दोनों बना होता है। It is made up of calcium and magnesium pectate. Next, primary wall is capable of extension. Primary wall is capable of extension. Full stop. It grow by addition of material. It grow by addition of material within. It grow by addition of material within existing wall. Next point. Primary wall is made up of cellulose and some matrix. Primary wall is made up of cellulose and some matrix. Next point. In fungi, it is made up of chitin. In fungi, it is made up of chitin. Next point. Secondary cell wall
is produced in secondary cell wall is produced in some mature cell, underline करेंगे, some mature cell where growth has stopped. मतलब जब सेकेंडरी सेल वॉल तब बनेगी जब सेल की ग्रोथ स्टॉप, when growth have stopped. Next point. Secondary cell wall is laid inner to primary cell wall. Secondary cell wall is laid inner to primary cell wall by deposition of material. By deposition of material. The secondary wall is secondary wall is laid inner side to primary wall. Secondary wall is laid inner side to primary wall by deposition of material. नेक्स्ट पॉइंट. अब अगला पॉइंट ये भी अंडरलाइन करके नोट करेंगे. द कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज सिमिलर टू प्राइमरी. It also have hemicellulose and pectin. It also have hemicellulose and pectin. अब देखो क्या होता है, कई बारी इनके अंदर लिग्निन, सुबेरिन है ना, और क्यूटिन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाता है. अगर इनके अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर भी कोई मटेरियल डिपॉजिट हो गया तो सेल मर जाती है, डेड हो जाती है. इसी तरह से स्क्लेरेनकाइमा का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. नोट कर लो. अ नंबर ऑफ substance like lignin, suberin and cutin. A number of cell substance, cell material like lignin, suberin and cutin deposits in cell wall and changes its nature and changes its nature. बोलो भाई, पहले देखो सेल वॉल में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताओ. देखिए भाई और बताइए मेरे को. एनी डाउट? नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक. आफिया क्लियर है? Sir, what is plasmodesmata? So it is प्लाज्मोडेस्माटा. given in cell wall in हाँ, NCERT. राइट. ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन. देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है?
कि यहाँ पर क्या है, अब ये दो सेल्स है ना, एक ये सेल है और दूसरी ये सेल है, दोनों सेल के बीच में यहाँ पर क्या है, जंक्शन है ना। तो दोनों सेल के बीच में जो जंक्शन है, इन जंक्शन के थ्रू बाकी कुछ मतलब ना तो सेल ऑर्गेनली क्रॉस कर सकते हैं जंक्शन को, और ना ही कोई भी न्यूक्लियस क्रॉस कर सकती है। बट एक्चुअली क्या होता है कि दोनों सेल्स के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब मटेरियल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सकता है। इन चैनल्स को, जब ये चैनल प्लांट में पाए जाते हैं, तो प्लांट में इन चैनल्स को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट में हम टर्म यूज करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और फिर क्या होता है, जब ये यही एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो एनिमल में प्लाज्मोडेस्माटा जैसी कोई सब्सटेंस नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, वहां पे हम सेल जंक्शन कहते हैं। तो एनिमल में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन कहते हैं। क्लियर है, ये जो पोर्स है दोनों के बीच में, बोलो भाई क्लियर, नोट करो, नोट कर लो। हाँ जी, समझ में आ गया, यस सर। नोट करो। There are certain cytoplasmic bridges. There are certain cytoplasmic bridges in plant cell called plasmodesmata. Full stop. They help in exchange of material. They help in exchange of material. Full stop. In animal cell, cell junctions and animal cell junctions are found. Cell junctions are found in place of plasmodesmata. In place of plasmodesmata. और बताएं भाई, और कोई डाउट किसी को? और क्लियर? हिबा क्लियर? Yes, sir. आफिया? यस सर। तो आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को आज की डेट में बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए, है ना, बहुत सारे मॉडल। ये सबसे ज्यादा डिस्कशन का मैटर था पूरी सेल बायोलॉजी, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको चाहे आप सेल मेम्ब्रेन कहिए, चाहे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, चाहे आप प्लाज्मोलेमा कहिए, और आज की डेट में मॉडर्न सेल बायोलॉजी में हम इसको बायो मेम्ब्रेन एक्चुअली कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन, है ना। तो मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहती है कि नहीं भाई ये बायो मेम्ब्रेन, तो है सब एक ही चीज। आप इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने इसका स्ट्रक्चर दिया, लेकिन ये जो डिस्कवर्ड थी, इसकी डिस्कवरी तो श्वान ने किया था, है ना। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्लाइडेन और श्वान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। सॉरी, आई एम सॉरी, सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है, और इनके मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो डिस्क्राइब करने वाला, सॉरी, मोज़ेक,
मोज़ेक मॉडल। तो आज की डेट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने वाला जो मॉडल है वो सिंगर और निकलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो डिफाइन करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखाई देती है ना। नोट करो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या चीज। तो आज मैं समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे, समझिए बात। देखो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। यहां पर क्या है, बाई लेयर ऑफ लिपिड, एक ये लिपिड की लेयर होती है, एक ये लिपिड की लेयर, दिस इज कॉल्ड बाई लेयर ऑफ लिपिड। तो उन्होंने बोला कि ये फ्लूइड की तरह है जो लिपिड की लेयर है, और इसके बीच बीच में ये क्या बोलते हैं, ये जो पड़े हुए हैं प्रोटीन के पार्टिकल पड़े हुए हैं, ये मोज़ेक की तरह है। इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। जैसे आप वो देखते हो ना फ्रूट एंड नट चॉकलेट, है ना। तो फ्रूट एंड नट में जो चॉकलेट वाला पार्ट है वो तो क्या है, फ्लूइड पार्ट है ना, मतलब मान लो लिपिड से बना हुआ है, और जो नट्स पड़े हैं वो क्या है, वो मोज़ेक है। इसी को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। तो उनका कहना था कि इस तरह से जो बाई लेयर ऑफ लिपिड है, लिपिड की 2 लेयर है। तो लिपिड क्या होता है, एक्चुअली फैट होता है ना। तो यहाँ पे लिपिड बाई लेयर ऑफ लिपिड है, और इसमें क्या है, कुछ प्रोटीन है, जो कुछ प्रोटीन के इनफैक्ट मॉलिक्यूल है जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली ट्रेवर्स करते हैं, है ना। इन ट्रेवर्स करने वाले प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, या इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन है जो सिर्फ बाहर की सरफेस में चिपकी है, उनको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन है जिनके थ्रू सब्सटेंस आर पार होते हैं या पास कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, जिनको सब्सटेंस कुछ क्रॉस कर सकते हैं। इन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। हाँ, तो इनको चैनल प्रोटीन कहा गया, ठीक है। ये देखिए चैनल प्रोटीन इनको बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है कि कुछ प्रोटीन के ऊपर इस तरह सा क्या है, कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है, इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसी तरह से कुछ लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है, उसको हम ग्लाइको क्या बोलते हैं, लिपिड कहते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, है ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, बाइलेयर ऑफ लिपिड। तो इस तरह से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस इधर से उधर जा सकता है, राइट। और ऐसे ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्लियर है। एक और खास बात, ये जो बाइलेयर ऑफ लिपिड है, इसमें जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो आप लिपिड का मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, दिस इज लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज this part is called, this is हाइड्रोफिलिक पार्ट या हाइड्रोफिलिक हेड है ना। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट। क्लियर है। ये 2 पार्ट है, नोट कर लो इतना। सर ये वाले पास हो सकते हैं। हाँ जी बेटा। So, जैसे अभी आपने बोला था ना कि जो ये प्रोटीन्स है वो पास हो जाएंगे चैनल के थ्रू। नहीं, ये जो प्रोटीन है इन्होंने चैनल बना रखा है। ये वैसे होता है ना, आप रोड से क्रॉस करते हो तो बीच में अंदर वो ढोलक पड़े होते हैं ना, पाइप्स, यस तो सर। उनके थ्रू वाटर क्रॉस हो सकता है। ये उस तरह की प्रोटीन से, इनके थ्रू मिनरल्स, आयंस, मटेरियल, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब क्रॉस कर सकते हैं, समझ आया। इनको हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 तरह के, एक तो नॉर्मल हो गए और दूसरे क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन वो होते हैं जिनके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई चीज क्रॉस कर सकती है, ठीक है। परमेबिलिटी कैसी होती है, क्या होती है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे।
क्लियर है भाई सबको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डालो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कैसे होती है, क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। कोई डाउट हो तो बताइए, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? आफिया, हीबा, साची, किसी को कोई भी डाउट हो बताओ। नो सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सर। वेलकम बेटा।